हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में टॉपिक शुरू करने से पहले आपके मन में बहुत बार ऐसे सवाल आते होंगे, जेंडर क्या है। जेंडर जनरली हम बात करते हैं तो यही बताते हैं, जेंडर की को बायोलॉजी के साथ रिलेट नहीं किया जाता, इसको सेक्स के साथ रिलेट किया जाता। ये वो सोसाइटी के वो वैल्यूज़, वो कल्चर, वो बिलीव्स या जो वो रोल्स और ओब्लिगेशंस हैं जो मेल और फीमेल को दिए जाते हैं। तो आपके मन में विचार आता होगा कि क्या फिर सेक्स को कंसीडर ही ना किया जाए जब मेल और फीमेल की बात की जाए। जेंडर सिर्फ सोसाइटी से रिलेटेड ही एक एस्पेक्ट है। सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, जो बिलीव्स हैं या जो भी रोल्स सोसाइटी ने साइन किए, क्या उसके बेस पे ही हम जेंडर की बात करते हैं। जो डॉटर होती है वो फादर को ज़्यादा प्यार करती है, जो फादर डॉटर को ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो सन होता है वो मदर को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये क्या है? वेस्टर्न लोग तो सब कुछ कर लेते हैं, बड़ी ओपनली किस भी कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इसी जो हमने अभी बात की है कि क्या जेंडर एक सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट ही है, सोसाइटी ने जो रोल्स या जो ओब्लिगेशंस या जो ड्यूटीज़ दी हैं सिर्फ उसको परफॉर्म करने के बेसिस पे ही हम जेंडर की बात करते हैं, या सेक्स से भी इसका कोई रिलेशन है, या बायोलॉजिकल फैक्टर भी है इसके अंदर। क्या ऐसा फैक्टर है, क्या चीज़ है कि जो है फादर जो है वो डॉटर को ही ज़्यादा प्यार करता है, या फिर जो सन है उसका जो झुकाव है वो मदर की साइड ज़्यादा होता है। ये कल्चरल डिफरेंस कैसे है, ये क्या है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ जेंडर, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ जेंडर और कल्चरल कंस्ट्रक्ट ऑफ जेंडर के बारे में है। तो सबसे पहले हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की बात करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है? कंस्ट्रक्ट मीन्स कैसे सोसाइटी में किस तरह से बना हुआ है, सोसाइटी ने क्या रोल अदा किया है जेंडर को बनाने में, उसके बारे में बात करेंगे। सोशल कंस्ट्रक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नेचुरली बन जाती है, नेचुरली एग्जिस्ट करती है। ये सोसाइटी की इन्वेंशन है। सोसाइटी ने ही अपने अकॉर्डिंग जो है बिलीव्स, वैल्यूज़, ये वैसे ये जो कंसेप्ट है सोशल कंस्ट्रक्ट का वो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से आया है। तो जो हम सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, नेचुरल वर्ल्ड में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये सोसाइटी की इन्वेंशन है। और ये इसमें क्या चीज़ हम लेके चलते हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है? वो नॉर्म्स, वो कल्चर्स, वो वैल्यूज़ जो सोसाइटी फ्रेम करती है अपने आप को अच्छी तरह से चलाने के लिए, उनको हम सोशल कंस्ट्रक्ट के अंदर लेके चलते हैं। और वो कस्टम्स, वो इनमें वो सारे कस्टम्स, वो रूल्स और वो गवर्निंग बॉडी, वो सारी चीज़ें आती हैं सोशल कंस्ट्रक्ट के अंदर। तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट वो चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़, वो बिलीव्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। और किस लिए एक्ट करते हैं, ये कई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा इन चीज़ों के साथ, इन बिलीव्स के साथ, इन वैल्यूज़ के साथ एक एग्रीमेंट होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर मान लीजिए मैं एज अ फीमेल जो है फीमेल्स की ड्यूटी कर रही हूँ या फीमेल्स वाले काम कर रही हूँ, तो मेरा एग्रीमेंट है कि हाँ करने चाहिए या मुझे सिखाया गया है ये चीज़ें, बिकॉज ऑफ आवर इंटर सब्जेक्टिव एग्रीमेंट। इंटर सब्जेक्टिव एग्रीमेंट मीन्स हमारा कॉमन एग्रीमेंट है उसके ऊपर, इसीलिए हम एक्ट करते हैं उस तरह से। फीमेल की तरह फीमेल एक्ट करती हैं या मेल की तरह मेल एक्ट करते हैं, तो उनका क्या है, कॉमन एग्रीमेंट है उस चीज़ के ऊपर। उस सोसाइटी ने जो बिलीव्स और वैल्यूज़ बना लिए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उस चीज़ पे एग्री करते हैं। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट की बात है। अब सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ जेंडर की बात करेंगे हम, कि सोसाइटी ने जेंडर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, सोसाइटी में किस तरह के जेंडर्स की बात की गई है। यहाँ पे मेल और फीमेल की बात की जाती है, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात की जाती है। मैस्कुलिनिटी क्या है? वो बिहेवियर, वो लैंग्वेज और वो प्रैक्टिसेस जो एक स्पेसिफिक कल्चर के अंदर, जैसे इंडिया है, जो मेल के जो रोल्स और ड्यूटीज़ जो असाइन किए गए हैं सोसाइटी ने,
मेल उसी के अकॉर्डिंग उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है, उन ओब्लिगेशंस को लेके चलता है, उन वैल्यूज़ को लेके चलता है, उसको हम मैस्कुलिनिटी में लेके आते हैं। यानी कि मैस्कुलिनिटी क्या है, मेल से रिलेटेड है, जो सोसाइटी ने उसको दिए हैं, जो सोसाइटी ने उसके लिए बनाए हैं कि मेल को इस तरह से एक्ट करना है, मेल को क्राई नहीं करना है, मेल को घर के लिए पैसा कमा के लेके आना है। मेल की जो ड्यूटीज़ और जो मेल के ऊपर जो ओब्लिगेशंस हैं और जो रोल है जो मेल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर, उसको हम मैस्कुलिनिटी का नाम देते हैं। दूसरा, कई बार हम मैस्कुलिनिटी को मैन बॉक्स भी बोलते हैं। मैन बॉक्स मीन्स वो बॉक्स जो मैन के लिए तैयार किया गया है, जो आदमी के लिए तैयार किया गया है। उस बॉक्स के अंदर क्या है, वो बिलीव्स, वो वैल्यूज़, वो रोल्स, वो ड्यूटीज़ और वो ओब्लिगेशंस हैं जो उस पर्सन के लिए, जो एक मेल है उसके लिए बनाए गए हैं। उस बॉक्स के अंदर वो चीज़ें, उसको मैन बॉक्स भी हम कई बार बोलते हैं। तीसरा जो है, ये जो जिन हम रोल्स की सोसाइटी के अंदर जो मैन के रोल की बात करते हैं, ड्यूटीज़ की बात करते हैं, उनके ऊपर ओब्लिगेशंस है उनकी बात करते हैं, ये सिर्फ उसके अपने बनाए हुए नहीं हैं, ये उसकी जो अपब्रिंगिंग है, वो किस तरह के परिवार में पल रहा है, किस तरह का उसका एक्सपीरियंस है, उसका एनवायरनमेंट किस तरह का है आसपास का। जैसे कई बार आपका घर का एनवायरनमेंट इस तरह का है कि आप मेल भी वहाँ पे घर का काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं घर के काम में, तो कंसेप्ट वहाँ के जो दूसरे मेल होंगे, जो जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, एक मेल है, बॉय है, उसके अंदर उसी तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उस तरह का ही रोल वो भी परफॉर्म करेगा बड़ा होके कि नहीं, लड़कों को भी काम करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, जो ये रोल्स और जो ड्यूटीज़ हैं, ये आपके एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस तरह के लोगों का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, आपका पीयर ग्रुप किस तरह का, आपकी फैमिली किस तरह की है, आपके क्लासमेट्स किस तरह के हैं। इस तरह से इसके ऊपर भी डिपेंड करता है मैस्कुलिनिटी। दूसरा जो सोशल कंस्ट्रक्ट था जेंडर का, उसमें फेमिनिज्म की बात की गई थी। अब मैस्कुलिनिटी के बारे में अगर हम उसको मैनहुड भी हम बोलते हैं। अब सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिटी सिमोन ने बोला है कि वन इज नॉट बोर्न अ वुमेन बट बिकम्स वन इज एप्लीकेबल हेयर, कि कोई जन्म से कोई वुमेन नहीं होता। अगर हम उन रोल्स की बात करें, जैसे अगर मैं अपने रोल की बात करूं कि कुकिंग मैं भी पहले से नहीं सीख के आई हूँ, पैदा होते ही नहीं सीख गई थी, या पैदा होने से पहले ही मुझे कुकिंग नहीं आती थी, या घर के काम नहीं आते थे, ऐसे ही एक मेल को भी नहीं आते थे। तो वो कि एक जब हम पैदा होते हैं, या ये कोई इन बोर्न क्वालिटी नहीं होती है, आपके अंदर इन बोर्न क्वालिटी नहीं है कि आप फीमेल बनेंगी। वो सब कहाँ से आती है, जो अप्लाई किए जाते हैं हमारे ऊपर, सोसाइटी जो अप्लाई करती है उस तरह से। अगर दोनों को एक, जैसे मेल और फीमेल हैं, दोनों ही उनकी जो लाइफ होती है वो एक क्लीन स्लेट होती है, उस पर जिस तरह का लिखना चाहेंगे उसी तरह का लिखा जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं फेमिनिज्म में, एक चॉइस जो हम देते हैं वो डिसाइड करती है हमारी आइडेंटिटी को। जैसे टॉयज़, पेरेंट्स भी क्या करते हैं, लड़कियों के लिए डॉल ही लेके आते हैं, या लड़कियों के लिए पिंक ड्रेसेस, और इवन जब पैदा हो जाती है लड़की तो उस टाइम से ही वो इस तरह के कलर्स, जिनको एक पर्टिकुलर कलर भी डिसाइड कर दिया गया है कि पिंक लड़कियों का कलर होगा, ब्लू लड़कों का, तो वो टॉयज लेके आना उस तरह के लड़कियों वाले, या ड्रेसेस उस तरह की लेके आना, ये सारी चीज़ें, ये जो है, ये जो फैक्टर्स जो हैं, जो हम उनको या शुरू से ही जो हम उनके अंदर डाल देते जाते हैं, जो उनको प्रोवाइड करते हैं जिस तरह की फैसिलिटी, वो उसी से फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। तीसरा जो है बिल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपेक्टेशंस, हम उनमें उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देते हैं, उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड कर देते हैं। जैसे मदर होती है, वो गर्ल को बोलती है कि नहीं, तुम्हें घर का काम करना है, या फिर अब घर का काम नहीं करोगी तो आगे जाके क्या करोगी तुम, इस तरह की वर्डिंग हम यूज़ करते हैं कि शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा। तो हम पहले से ही उसको ये बता के रखते हैं, उसके फीचर्स में शामिल कर देते हैं कि वो लड़की है तो उसको घर का काम करना ही है, यानी कि घर
का काम करती है तो उसका फीचर है कि वो लड़की ही होगी, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेशन, और उसी तरह से उससे एक्सपेक्ट भी करते हैं। कई बार ये तो सिर्फ सोसाइटी के रोल की बात हुई, कई बार बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, हाथ पैर उनके सॉफ्ट होते हैं, वॉइस सॉफ्ट होती है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो कि लड़कियों के लिए अप्रोप्रिएट, विच आर पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट विद फेमिनिटी। तो फेमिनिज्म में हम इस तरह की बात करते हैं जो सोसाइटी ने जो रोल्स, जो ओब्लिगेशंस और जो एक्सपेक्टेशंस जो है फीमेल से रखते हैं, उसको फेमिनिज्म का नाम देते हैं। अब हम कहते हैं कि क्या जेंडर जो है सिर्फ एक सोशियोलॉजिकल ही कंस्ट्रक्ट है, ये सोसाइटी सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ही है, क्या सोसाइटी के द्वारा ही बनाया गया, या और भी कुछ चीज़ है जो इसके अंदर आती है? जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर नाइदर ओनली इनेट नॉर ओनली सोशली कंस्ट्रक्टेड। ना तो सिर्फ ये इनेट ही है, इनबोर्न ही नहीं होते हैं, कुछ एक फीचर्स या कुछ एक कैरेक्टर्स, जैसे हमने कुकिंग की बात की या घर के काम की बात करी, वो एक इनेट फीचर नहीं है। पर अगर हम जेनिटल ऑर्गन्स की बात करें या हार्मोन्स की बात करें, जैसे लड़कों की बियर्ड होती है, लड़कियों की नहीं होती, तो ये कैसा है? ये इनेट होता है, इनबोर्न होता है, इनमें क्रोमोसोम्स का, हार्मोन्स का, इन सब का, प्रोडक्टिव प्रोसेस का, उस सब का रोल होता है। तो जेंडर ना तो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और ना ही एक इनेट कंस्ट्रक्ट है जिसको हम सिर्फ सेक्स के साथ रिलेट करते हैं। जेंडर इज बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, सो जेंडर रोल्स आर रिजल्टेड फ्रॉम बोथ ऑफ टू फैक्ट्स। तो जेंडर जो रोल है वो दोनों फैक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, बायोलॉजिकल के ऊपर भी, सेक्स के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है, और आपका जो सोसाइटी ने जो रोल दिए हैं उसके ऊपर भी। अब देखिए, जैसे अगर फर्टिलिटी की बात कीजिए आप, तो क्या वो मैन एक प्ले कर सकता है फर्टिलिटी वाला पार्ट जो है? नहीं कर सकता, उसको फीमेल, क्योंकि वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास ही है। तो हम इस तरह की बात करते हैं कि जेंडर सिर्फ ना तो एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, और ना ही उसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ही है। सिर्फ दोनों साइड बाय साइड पैरेलली चलते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी और सोशल एस्पेक्ट भी। आगे हम बात करते हैं कि कल्चर एंड सोसाइटी आर नॉट द ओनली पीपल्स बायोलॉजी। कहते हैं कल्चर और सोसाइटी सिर्फ अकेली चीज नहीं है जो किसी पर्सन के जेंडर को डिसाइड करता है। पीपल्स बायोलॉजी, जीन्स, हार्मोन्स, ब्रेन एंड द वे देयर ब्रेन फंक्शंस हैव ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स जेंडर एज वेल एज देयर सेक्स। पीपल की बायोलॉजी, उसके जीन्स जो हैं, उसके हार्मोन्स हैं, उसका ब्रेन जो है, उसकी ब्रेन फंक्शनिंग, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके जेंडर को डिसाइड करते हैं, ना सिर्फ सोशल एस्पेक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमने आपसे बात की थी कि कई बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि फादर जो है डॉटर को ही क्यों ज़्यादा प्यार करता है, और जो सन का जो झुकाव है वो मदर की तरफ ही क्यों होता है? तो ये एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ जेंडर की बात करते हैं हम इसमें जो है साइको एनालिटिक एक थ्योरी थी, फ्रायड ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने इसमें बताया था कि किस तरह से जेंडर आइडेंटिटी आती है बच्चे के अंदर, कि किस तरह से वो अपने आप को एज अ मेल या एज अ फीमेल एक्ट कराता है। उस जेंडर आइडेंटिटी की बात की थी। फ्रायड की जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी उसमें स्ट्रेस आइडेंटिफिकेशन के ऊपर स्ट्रेस डाला गया था। स्ट्रेस इज द रोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस विद द सेम सेक्स पेरेंट दैट टेक्स प्लेस इन फैलिक स्टेज। इसमें फ्रायड ने एक फैलिक स्टेज की बात करी है जो कि 3 to 6 ईयर्स की एज के अंदर होती है। फैलिक स्टेज बोलते हैं उसको बच्चे की। इसमें जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरह की होती है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट किस तरह की होती है बच्चे की। बच्चा क्या करता है, जो उसके सेम सेक्स का जो पेरेंट होता है, जैसे गर्ल जो है वो मदर से, या गर्ल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो मदर से होने शुरू हो जाती हैं, और जो सन जो है, जो बेटा है, उसके जो है फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। फ्रायड के अकॉर्डिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या कारण था, ये किस लिए थे ये कन्फ्लिक्ट? इंसेस्टियस एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। इंसेस्टियस का मतलब होता है कि
इस तरह, क्योंकि वो अपोजिट सेक्स से इसलिए झुकाव हो जाता है, एक डॉटर का एक फादर की तरफ, एक सन का एक मदर की तरफ। इंसेस्टियस इसको बोलते हैं। इंसेस्टियस क्या होता है कि गिल्ट ऑफ इंसेस्ट, मतलब सेक्सुअल रिलेशन ना बना पाना, क्योंकि उसको लगता है, सन को लगता है कि मैं फादर के साथ मतलब मेरा सेम सेक्स है, तो सेम सेक्स होने के कारण इस तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की बात नहीं की जा सकती। और जो डॉटर है उसका मदर के साथ नहीं बात की जा सकती, इसलिए उनका झुकाव जो है अपोजिट सेक्स की तरफ। ये फ्राइड की थियोरी थी, ये कहाँ तक सच है या एप्लीकेबल है वो हम नहीं जानते, पर ये फ्राइड ने इस तरह से कहा था कि इस तरह से जेंडर आइडेंटिफिकेशन होती है। अब जो इनको जो अपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव होता है, इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स इन बॉयज़ के अंदर इसको हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें उसका मदर की तरफ झुकाव हो जाता है। और लड़कियों के अंदर हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन गर्ल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रा एक, वैसे जो इलेक्ट्रा जो वर्ड आया है वो एक लड़की का नाम था, इलेक्ट्रा। उसने अपने ब्रदर को इंसिस्ट किया था अपनी मदर को मारने के लिए, क्योंकि वो अपने किसी मतलब लवर के साथ इन्वॉल्व थी। तो उस इलेक्ट्रा ने अपने भाई को इंसिस्ट किया उन दोनों को मारने के लिए। तो वहाँ से कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन गर्ल्स की सेम सेक्स के साथ, यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रा का जो है अपनी मदर जो है उसके साथ कॉम्प्लेक्स हो गया था, तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन गर्ल्स की में नाम देते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे फ्रेड ने बात की थी कि क्योंकि बिकॉज ऑफ मोर इंटेंस थ्रेट, कि ये एक फियर होता है जिसको हम कैस्ट्रेशन बोलते हैं। कैस्ट्रेशन होता है रिमूवल ऑफ द टेस्टिकल्स ऑफ मेल। ये लड़कों के मतलब ये होता है लड़कों के अंदर ये डर, एक तरह से एंग्जाइटी हो जाती है। कैस्ट्रेशन एक्सपीरियंस्ड बाय बॉयज़ को लगता है कि जो उसका जो सेम सेक्स वाला जो पेरेंट होगा या जो भी होगा, उसको उससे डर बना रहता है इस चीज़ का। इसलिए वो फ्राइड फेल्ट दैट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एंड सब्सिक्वेंट एडॉप्शन ऑफ जेंडर टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी स्ट्रोंगर फॉर बॉयज़ देन गर्ल्स। इसलिए जो बॉयज़ हैं वो उनके अंदर ये मतलब एक डर बैठ जाता है, और फिर वो ज़्यादा मतलब उनमें इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, वो इस तरह का रोल प्ले करते हैं, मतलब गुस्से वाला, या उनको ये लगता है कि उनके अंदर ये फियर ऑफ कैस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये फ्राइड ने इस तरह की बात की थी जेंडर आइडेंटिफिकेशन में। तो वो कहते कि मेल अपने आप को ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देता है। पर रिसर्चेस में इस थ्योरी को जो है, फ्राइड की जो थ्योरी थी जेंडर आइडेंटिफिकेशन की, सेंड्रा बैम ने ये बताया कि उन्होंने इसको लिमिट कर दिया उनकी थ्योरी को। उन्होंने इसको डिस्कार्ड किया कि जो 4 से 6 साल की जो एज का जो बच्चा होता है, जिसको फ्राइड ने फेलिक स्टेज में बोला था कि वो अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है उसका, तो यहाँ पे सेंड्रा ने बताया कि जो 4 से 6 साल का जो बच्चा होता है, जो फेलिक स्टेज में होता है, उसके पास इतनी जेनिटल ऑर्गन्स की या जेनिटेलिया जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन मेल्स एंड फीमेल, उसके पास इतनी जानकारी नहीं होती कि वो इतना सोच पाए इस चीज़ के बारे में। तो इसलिए जो कैस्ट्रेशन एंजाइटी की बात की थी फ्राइड ने, उन्होंने बोला कि ये डिफ़िकल्ट है, 4 से 6 साल के बच्चे में इस तरह की एंजाइटी का होना मुश्किल है। तो जो ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं, वो कहते कि ये इस एज में नहीं आ सकते। तो सेंड्रा ने इस थियोरी को जो है, जो फ्राइड की साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट की थियोरी थी, उसको लिमिट कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में, आगे कोलबर्ग ने भी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। कोलबर्ग का आपने नाम भी सुना होगा, आपके साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इसने दी थी। उन्होंने यहाँ पे सेक्स आइडेंटिफिकेशन की 3 स्टेजेस की बात की थी। सबसे पहले वो उन्होंने बताया कि कोलबर्ग ने कि एट द एज ऑफ 3 साल की जो एज होती है, उसमें बच्चा सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी शो करना शुरू करता है। उससे पहले उसको पता नहीं होता मेल या बॉय या गर्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं होती उसको।
3 साल की एज में उसको थोड़ा पता चलना शुरू हो जाता है, और 5 से 7 साल तक आते आते उसका ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना ज़्यादा वो रिजिड हो जाता है, उसका ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा। पर वो रिजिडिटी कैसे आती है? जैसा हम उसको सिखाते हैं उस तरह से, जैसा हम डिफाइन करते हैं, जैसा उसको पेरेंट्स बताता है, जैसा वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, उसी तरह की से आती है रिजिडिटी। और फिर जब वो मैच्योर होता है, जब बड़ा होता जाता है, तो फिर वो अपना एक रवैया बनाता है मेल और फीमेल के बारे में। वो सिर्फ वो रिजिडिटी अब दूसरों के कहने से नहीं होती है, वो अपना दिमाग लगाता है। तो इस तरह की कोलबर्ग ने बात की थी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में। फिर इसके बाद जो है इसी में जो है चार्ल्स ने बात की थी। चार्ल्स ने स्कीमास की बात की है, आप जानते भी हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी में हम बात करते हैं स्कीमास की। चार्ल्स ने बोला कि बच्चे के अंदर जो है वो स्कीमास, जेंडर से रिलेटेड स्कीमास भी उसके पास ऑलरेडी होते हैं। जैसे इसमें उन्होंने बात की है, एक छोटी एज में उसके पास इन ग्रुप और आउट ग्रुप स्कीमा है, जिससे वो इसके बारे में पता लगाता है, जेंडर के बारे में। जिस तरह के वो ग्रुप में रहता है उस तरह से उसको पता चलता है, उस स्कीमा का यूज करके अपना उस तरह से पता लगाता है। और उसके बाद उन्होंने बात की कि उसका एक अपना ऑन सेक्स स्कीमा भी होता है। जब वो बड़ा होता जाता है तो ऑन सेक्स स्कीमा काम करता है, उससे उसको पता चलता है कि उसका अपना क्या सेक्स है। पहले तो वो ग्रुप में, जिस तरह के ग्रुप में रहता है उसी तरह के आइडेंटिटी बनाता है अपनी। फिर बाद में ऑन स्कीमा जब बड़ा होता जाता है तो उसका ऑन सेक्स स्कीमा की बात की है यहाँ पे चार्ल्स ने, कि उसके अकॉर्डिंग वो अपने बारे में कि वो मेल है या फीमेल है उसी तरह से एक्सप्रेस करता है। पर जो सेंड्रा थे उन्होंने इस व्यू को, चार्ल्स के स्कीमा वाले व्यू को भी लिमिट कर दिया था। उन्होंने बोला कि अगर स्कीमा ही की बात है तो कई बार जो है अगर स्कीमा है तो उसको अपने सेक्स के बारे में पता होता है कि अगर वो फीमेल है तो वो फीमेल की तरह एक्ट करे, ये चार्ल्स ने बोला था। पर सेंड्रा ने बोला कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक गर्ल होते हुए भी उसमें बॉय की जो मैस्कुलिनिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, या एक बॉय है तो उसके अंदर गर्ल की कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होती हैं। तो उसके बारे में सेंड्रा ने बोला कि इसके बारे में कोई क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं दी है चार्ल्स की स्कीमा जो थ्योरी थी उसने। एंड और जो एंड्रोगाइनी होते हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं बताया था चार्ल्स ने। जो स्कीमा थ्योरी थी उसने जो एंड्रोगाइनस हैं, जो दोनों तरह से एक्ट करते हैं, मेल भी और फीमेल की तरह भी एक्ट करते हैं, जिनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं दी थी। अब तीसरी जो थ्योरी थी, एक अभी हमने फ्राइड की थ्योरी की बात की, फिर कोलबर्ग की थ्योरी की बात की है, चार्ल्स की थ्योरी की भी बात करी है स्कीमा की। अब यहाँ पे एल्बर्ट बेंड्रा की जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी थी, इसको हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसका दोनों का इफेक्ट था यहाँ पे, सोसाइटी का भी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, मतलब कि उसमें आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी एक्ट करती है आपकी जेंडर आइडेंटिफिकेशन में, कि आपका दिमाग भी यूज़ करते हैं आप अपना जेंडर आइडेंटिफिकेशन में, साथ साथ में सोसाइटी भी, जो दूसरे फैक्टर्स हैं सोसाइटी से रिलेटेड जो फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो, या मोटिवेशनल आप फैक्टर्स हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं आपकी जेंडर आइडेंटिटी को बनाने में। यहाँ पे 3 मेजर इन्फ्लुएंसेस की बात की गई थी इस थियरी के अंदर, जो जेंडर डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। एक तो मॉडलिंग, मतलब जिस तरह से, जैसे घर में अगर मदर जो काम कर रही हैं उसी को आप देख के जो गर्ल जो होती है वो उसी तरह से काम करना शुरू कर देती है। तो वो मॉडलिंग जो हम दूसरों की तरह प्रिटेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडलिंग, कि जिसको आप कई बार रोल मॉडलिंग की भी बात करते हैं यहाँ पे। जैसे कई बार गर्ल को जो लगता है कि उसके फादर उसके लिए रोल मॉडल हैं, तो उसके फादर, वो अपने फादर की तरह ही है। अगर उसके फादर मान लीजिए चेस खेल रहे हैं तो वो लड़की भी चेस खेलना शुरू, तो मॉडलिंग
मॉडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किसको अपना मॉडल बनाते हैं, किस तरह से प्रिटेंड करते हैं। दूसरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जिस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलता है एनवायरनमेंट में। तीसरा जो है डायरेक्ट ट्यूशंस, जो हम डायरेक्टली बताते हैं। डायरेक्ट ट्यूशन मीन्स जो उनके दिमाग में डालते हैं, जैसे मदर जिस तरह से बताती है कि नहीं लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए, मतलब उस तरह से, उसको हम डायरेक्ट ट्यूशन बोलते हैं। तो एल्बर्ट बेंड्राज ने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में यही बात की थी कि यहाँ पे दोनों फैक्टर उत्तरदायी होते हैं जेंडर रोल में, सोशल फैक्टर भी और कॉग्निटिव फैक्टर भी। चलिए, तो अब आगे हम बात करते हैं कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की। जैसे हमने पहले बात की थी, ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट कल्चर में जैसे डिफरेंट तरह से क्यों एक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए वेस्टर्न जो कल्चर है वो बहुत खुला हुआ है, ओपनली किस कर लेना, अफेक्शन शो करने के लिए, पर हमारे कल्चर में इस तरह का नहीं है। तो कल्चर भी एक अहम रोल अदा करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है जेंडर आइडेंटिफिकेशन में या जेंडर मेल और फीमेल के कॉन्सेप्ट में। चलिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कल्चरल वेरिएशन किस तरह का है। जैसे सिंपली अगर हम सेक्स को लेके बात करें तो कल्चरल वेरिएशन किस तरह का है। जो आप यूएस कल्चर की बात कीजिए, अगर हम यूएस कल्चर की बात करेंगे तो यहाँ जो है हम अफेक्शन शो करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस जो है, लोग पब्लिकली किस कर लेते हैं। चाइनीज़ जो लोग हैं वो किस करते हुए प्राइवेसी लेना पसंद करते हैं, वो ऐसे पब्लिकली नहीं करते हैं। फ्रेंच लोग जो है पब्लिकली किस करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, एक चीक पे फिर दूसरे चीक पे। इसी तरह बेल्जियन जो है 3 टाइम्स करते हैं। पर जो न्यूजीलैंड या जो न्यूजीलैंड में क्या करते हैं, वो अपने अफेक्शन शो करने के लिए रोज़ को रब करते हैं। तो ये कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है आपका कल्चर। अब एक ये सवाल हमारे मन में कई बार आता है कि सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है। कई बार हम सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, कल्चरल कंस्ट्रक्ट की बात करें तो सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस होता है। कल्चर क्या है, जो एक इज वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी। कल्चर वो वैल्यूज है, जो प्रैक्टिसेस जो हैं, जो बिलीव्स हैं, जो एक सोसाइटी के अंदर होते हैं, उनको हम कल्चर का नाम देते हैं। और जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो इस सेम वैल्यूज़ को या जो प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, उनको हम सोसाइटी का नाम देते हैं। तो कल्चरल वेरिएशंस हैं जेंडर के उसमें भी, कि जैसे जेंडर आइडेंटिटी है, वैसे जो मोस्टली जो है सारे ही कल्चर्स में 2 तरह के हम फेमिनिज्म की या फीमेल और मेल की बात करते हैं। और इसके अलावा जो है हम एक एंड्रोगाइनस की बात करते हैं, जिनके अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बात तो हर एक कल्चर में वही सेम होती है, मेल और फीमेल की या फिर एंड्रोगाइनस की। अब उनके रोल किस तरह के हैं, रोल अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह के रोल हैं। जैसे यूएस के अंदर हम बात करें, कल्चर को लेके चलते हैं, यूएस कल्चर के में अगर हम बात करें तो वहाँ पे पहले हमारे जैसा ही कल्चर होता था, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो पैट्रियार्टिकल सिस्टम है हमारा, कि वहाँ पे भी जो लेडी है वो घर पे ही रहती थी, बच्चों को संभालती थी। और जो फादर था, जो उसको जो काम दिया गया था, ब्रेड अर्निंग का काम दिया गया था। पर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ 1950s के बाद, यूएस में भी जो चेंज हुआ, ये कल्चर भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ भी काफ़ी हद तक कभी चेंज आ चुके हैं। अर्बन एरियाज़ की बात करें तो काफ़ी हद तक चेंज आ गए हैं। यहाँ भी मदर जो है वर्किंग होती हैं, जो फादर जो हैं वो भी बच्चों को संभाल लेते हैं, घर के काम भी कर लेते हैं। तो यूएस में भी 1950s के बाद ये चेंज आई, वहाँ पे भी जेंडर रोल चेंज हो गया। वहाँ पे भी जो फादर थे, मदर जो है बाहर काम करने जाती थी, वर्किंग थे, फादर घर पे बच्चों को भी संभाल लेते थे। आज भी वहाँ पे ऐसा है कि 20% जो है फादर हैं, जो 20% जो बच्चे हैं, जो प्री स्कूल बच्चे हैं, उनको फादर ही उनकी देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट कल्चर में मस्कुलिन और फेमिनिन का अलग अलग मीनिंग होता है। तो ये कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है, जो फेमिनिज्म रोल है और जो मस्कुलिन रोल है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चलिए, तो फेमिनिज्म और मस्कुलिनिटी की बात करी, जो कल्चर टू कल्चर वेरिएशंस आती हैं उनके रोल्स और ओब्लिगेशंस में। अब एक और हम अल्टरनेटिव जेंडर रोल होता है, जिसमें नाइदर मैन और वुमेन, जो अल्टरनेटिव जेंडर रोल। अब
जो ये अल्टरनेटिव जेंडर रोल है उनमें ना तो वो सेक्सुअली अगर हम बात करें ना तो वो मेल ही होता है ना फीमेल ही होता है, पर फिर भी वो इस तरह का कल्चर है यहाँ पे कि वो एक फीमेल की तरह ही एक्ट करता है। तो ये देखिए वो फीमेल की तरह ही एक्ट करते हैं, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है ये कि शुरू से ये चलता आ रहा है। ऐसे जो पर्सन जो ना तो बायोलॉजिकली मेल ही होते हैं ना फीमेल ही होते हैं, पर फिर भी वो एज अ फीमेल एक्ट करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं। और कई जगह पे तो इनको जो ये नेटिव अमेरिकन सोसाइटी जो है इनको वो भी फीमेल की तरह ही एक्ट करते हैं, पर उनको सुपर नेचुरल पावर माना जाता है। इस तरह का एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है जेंडर के बारे में। तो आज के लेक्चर में हमने वीडियो में यही बात की कि सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है जेंडर का, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्या है, किस तरह से जेंडर आइडेंटिटी डिफाइन की गई है डिफरेंट थ्योरीज के अंदर, और तीसरा जो है कल्चरल कंस्ट्रक्ट क्या है जेंडर का। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।